और आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसे अक्सर कहा जाता है बीजेपी का फाइनल फ्रंटियर। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि बीजेपी केरल जीतेगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है क्या बीजेपी सच में केरल जीतना चाहती है या वह एक लंबा राजनीतिक खेल खेल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में थिरुसर और पलक्कड़ की सड़कों पर दिखाई दिए। रोड शो, ट्रेडिशनल ड्राम्स, पलकली डांसर्स, भीषण गर्मी के बावजूद हजारों लोग सड़क पर उतरे प्रधानमंत्री मोदी को देखने और सुनने के लिए। इस राजनीतिक शो में एनर्जी थी, क्राउड था, सिंबलिज्म भी था। लेकिन आज की राजनीति सिर्फ क्राउड से नहीं चलती। पॉलिटिक्स रन्स ऑन नंबर्स, स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। अब जरा केरल की राजनीति की बैकग्राउंड समझिए। बीजेपी पिछले लगभग 45 साल से केरल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। 2016 में पहली बार बीजेपी को एक असेंबली सीट मिली। फिर 2024 में बड़ा ब्रेकथ्रू मिला। सुरेश गोपी ने थिरुसर से लोकसभा सीट जीत ली। पहली बार बीजेपी का एमपी केरल से बना। अब 2026 असेंबली इलेक्शन में पार्टी 5 से 6 सीटों का टारगेट रख रही है 140 में से। यह एम्बिशियस टारगेट नहीं है, लेकिन यह रियलिस्टिक बॉटम लाइन है और यही स्ट्रेटजी को समझने की कुंजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनावी दौरे के दौरान कांग्रेस और एलडीएफ दोनों पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा, दशकों से सत्ता यूडीएफ और एलडीएफ पालों में इधर उधर हो रही है, लेकिन केरला का डेवलपमेंट बुरी तरह अटका पड़ा है। यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन बीजेपी खुद को ए टीम बता रही है। क्राउड ने मोदी को खूब अपलॉड किया, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या बीजेपी सच में पावर कैप्चर करना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है या वोट शेयर बढ़ाना चाहती है? पिछला सियासी इतिहास देखिए। जब जब बीजेपी केरल में कमज़ोर रही, हिंदी बेल्ट में हिंदू कंसोलिडेशन नैरेटिव मजबूत हुआ है। यूपी, गुजरात और बिहार, इन सब राज्यों में इसका इलेक्टोरल फ़ायदा मिला बीजेपी को। तो क्या केरल सिर्फ पॉलिटिकल लेबोरेटरी है या एक सिंबॉलिक बैटल ग्राउंड है जहां 3 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस नज़र आते हैं? नंबर 1, केरल में स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर का अभाव है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जैसा लोकल फेस था जिसने नैरेटिव बदल दिया। केरल में अभी वैसा मास कनेक्ट वाला स्टेट लीडर पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। नंबर 2, इस प्रदेश में क्रिश्चियन वोट कोलैप्स हुआ है। 2016 में लगभग 10% क्रिश्चियन वोट बीजेपी के साथ गया था, लेकिन अब वह 1 से 2% तक सिमट गया है। नंबर 3, लोकसभा वर्सेस असेंबली इलेक्शंस। इन दोनों इलेक्शन की रियलिटी देखिए। सुरेश गोपी की लोकसभा चुनाव में विक्ट्री इंस्पिरेशनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन असेंबली कंस्टिट्यूंसी डायनामिक्स लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं। मोमेंटम कन्वर्ट करना आसान भी नहीं होता। भीड़ को वोट में बदलना राजनीति का सबसे बड़ा हुनर माना जाता है, लेकिन असली गेम यही है। वोट शेयर की विसात पर नज़र डालते हैं। 2024 लोकसभा रिजल्ट्स को असेंबली सेगमेंट्स, विधानसभा क्षेत्र कहते हैं जिसे, लेवल पर एनालाइज करते हैं। यूडीएफ 111 सेगमेंट्स में आगे थी, एलडीएफ सिर्फ 18 में और बीजेपी सिर्फ 11 असेंबली सेगमेंट्स में लीड कर रही थी। जरा ध्यान दीजिए, यह लोकसभा सीट नहीं, असेंबली सेगमेंट्स हैं जिनकी मैं अभी अभी बात कर रहा था। मतलब बीजेपी ने केरल में डीप पेनिट्रेशन शुरू कर दी है, मतदाताओं के मन में जगह बनानी शुरू कर दी है। चुनावों 2021 के असेंबली चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान एलडीएफ ने 76 असेंबली सेगमेंट्स में ग्राउंड लूज किया है, ये रिकॉर्ड पर है। बीजेपी ने 11 फ्लिप किए हैं, यानी जीते और बढ़ाए हैं। 16 सीट्स ऐसी थी जहां मार्जिन 1000 वोट से भी कम था। बेशक यह कोलैप्स नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यह स्लो क्रैक तो है ही।
अब देखते हैं कि दोनों एलडीएफ और यूडीएफ क्यों चिंतित हैं। एलडीएफ का कोर हिंदू वोट स्प्लिट हो रहा है। हर वह हिंदू वोट जो बीजेपी लेती है वह सीपीएम रिप्लेस नहीं कर पा रही। यूडीएफ के लिए चैलेंज और भी जटिल है। अगर 3 कॉर्नर कंटेस्ट बनता है तो कई सीटों पर 10 से 15,000 वोट का स्प्लिट रिजल्ट भी बदल सकता है। एंटीगल के क्षेत्र में यूडीएफ सिर्फ 684 वोट से जीता था और यहीं पर बीजेपी को 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। इसका मतलब है, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि असेंबली लेवल चुनाव में यह कितना इम्पैक्ट करेगा। अगर बीजेपी लगातार 20% वोट शेयर क्रॉस कर जाती है तो केरल का 50 साल पुराना 2 फ्रंट सिस्टम मैथमेटिकली हिल जाएगा। मानकर चलिए 3 कॉर्नर कंटेस्ट में लार्जेस्ट कोलिशन नहीं, टाइटेस्ट वोट कंसोलिडेशन जीतता है और लगता है बीजेपी उसी कंसोलिडेशन मॉडल पर काम कर रही है। अब यहाँ काउंटर आर्गुमेंट भी समझने की ज़रूरत है। बीजेपी कहती है उसका एजेंडा डेवलपमेंट है। सुरेश गोपी का स्टार पार पहले से है। कुछ पूर्व सीपीआई नेता पाला बदल कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। मानकर चलिए ये सब रियल एसेट्स हैं भाजपा के लिए। लेकिन एक दिक्कत भी है, केरल वोटर ट्रेडिशनली आखिरी मौके पर फ्रंट सिस्टम की तरफ लौट जाता है। यह भी सही है कि सड़कों पर जुटी भीड़ हमेशा बैलेट बॉक्स वोट्स में बदल जाए, यह जरूरी नहीं होता। मतलब अब केरल बीजेपी का फाइनल फ्रंटर नहीं है, बल्कि केरल बीजेपी का लॉन्ग गेम प्लान है। मुमकिन है 2026 में सरकार ना बन पाए बीजेपी की, लेकिन अगर वोट शेयर 20% पार कर गया तो केरल का पॉलिटिकल डीएनए परमानेंटली बदल जाएगा, ये निश्चित मानिए। और शायद बीजेपी की फिलहाल यही असली जीत होगी। तो सवाल ये नहीं है कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, बड़ा सवाल ये है बीजेपी का वोट शेयर कितना ऊपर जाएगा। क्योंकि बीजेपी का बढ़ता हर 1% वोट केरल की राजनीति को नई शेप दे रहा है। अगर आपको ये बैलेंस एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।